हेलो एवरीवन। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में, इस शॉर्ट सेशन में हम एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात करने वाले हैं। ये टॉपिक दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है और एमपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बोलते हैं इक्ता सिस्टम। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट वाज द इक्ता सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में भी इसके किसी एस्पेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। तो आज हम डिकोड करेंगे कि ये जो एकता सिस्टम दिल्ली सल्तनत में चलता था एग्जैक्टली क्या था। आई होप इस वीडियो के बाद आपको एकता सिस्टम के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड था। ऑब्वियसली नाम से ही हम पता कर रहे हैं इस बात को, है ना। ऑन इन इंडिया इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ऑलराइट, तो ये शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने शुरू किया था। शमशुद्दीन इल्तुतमिश 1210 में राजा बना था और 1236 तक इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत पर रूल करता है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जानने लायक ये है कि इट वाज नॉट या फिर इट डिड नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। तो ध्यान रहे कि जो इक्ता सिस्टम है ये इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ था। इट वॉज अ सेंट्रल एशियन प्रैक्टिस। तो अगर क्वेश्चन आए तो हम इसके फीचर्स भी यही देख सकते हैं कि इट वॉज अ सेंट्रल एशियन प्रैक्टिस, मतलब जहां से ये टर्क्स आए थे, है ना। हमको पता है कि दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे दे वर ऑल टर्क्स, और ये जो टर्क्स थे ये सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। तो ये सेंट्रल एशियन प्रैक्टिस थी जो टर्क्स सेंट्रल एशिया से इंडिया में लेकर आए। अब इस इक्ता सिस्टम के कुछ फीचर्स तो हमने देखे, तो अब ये बेसिकली था क्या, इसको आज हम अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत एक बड़ा एम्पायर था। इल्तुतमिश के समय बहुत बड़ा तो नहीं था, पर फिर भी काफी बड़ा था। अब दिल्ली सल्तनत काफी बड़ा था और इसकी कैपिटल थी दिल्ली, जिस पर फिलहाल रूल करता था इल्तुतमिश। ठीक, अब एम्पायर काफी बड़ा था और इल्तुतमिश तो बैठा हुआ है दिल्ली में, वो बाकी के एम्पायर को कैसे कंट्रोल करेगा। तो देखो, एक जनरल प्रैक्टिस थी कि जो एम्पायर है उसको प्रोविंसेस में बांट दिया जाए। एम्पायर को क्या कर दिया जाए, प्रोविंसेस में बांट दिया जाए, और हर प्रोविंस को बोलते थे सूबा दिल्ली सल्तनत में। ऐसी ये कोई नई बात नहीं है, है ना। मौर्यन एम्पायर से हम देखते आए हैं कि जब एम्पायर बड़े होते थे तो इनको बांट दिया जाता था प्रोविंसेस में। तो इसको बस नाम अलग अलग दे दिए जाते थे, है ना। गुप्ता पीरियड में इसी प्रोविंस को भुक्ति बोलते थे, दिल्ली सल्तनत में इसको क्या बोलने लगे, सूबा। और हर सूबे का या हर प्रोविंस का एक गवर्नर होता था। दिल्ली सल्तनत के केस में इसको बोलते थे सूबेदार। सूबे का हेड कौन हो गया, सूबेदार। पर प्रॉब्लम यह थी कि इवन आफ्टर डिवाइडिंग दो प्रॉब्लम्स राजा के सामने अभी भी थी, है ना। अभी दो प्रॉब्लम्स क्या थी, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। राजा को तभी मतलब रेवेन्यू आएगा जब हर गांव का, हर छोटे छोटे गांव का हर एक किसान अपनी इनकम का कुछ हिस्सा राजा को दे। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि एक ही प्रोविंस में लाखों गांव होंगे। अब ये सूबेदार भी इस चीज को इंश्योर नहीं कर सकता कि हर छोटे गांव का हर किसान जो है उसको रेवेन्यू पे करे ही करे। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि दूसरी प्रॉब्लम थी मेंटेनेंस ऑफ आर्मी। देखो हर राजा चाहता है कि उसकी एक बहुत बड़ी आर्मी हो,
उसकी क्या हो, एक बहुत बड़ी आर्मी हो। पर प्रॉब्लम यह है कि राजा अपनी सारी आर्मी दिल्ली में रख नहीं सकता, है ना। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि एक तो दिल्ली में इतनी बड़ी आर्मी आएगी तो लोग कहाँ रहेंगे, दूसरी बात अगर एम्पायर के किसी छोर में लड़ाई हो गई तो सारी आर्मी तो दिल्ली में कॉन्सेंट्रेटेड है, यहां तक पहुंचते पहुंचते तो ये एरिया ही दुश्मन कब्जा कर लेगा। सूबेदारों के अंडर भी आर्मी रहती थी पर वो काफी नहीं था, सूबेदार भी कितनी आर्मी को मेंटेन करेंगे। तो राजा के सामने ये दो बेसिक प्रॉब्लम्स थी, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम ईच एंड एवरी विलेज एंड ईच एंड एवरी फार्मर, और मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, जिससे कि आर्मी पूरे एम्पायर में स्प्रेड हो जाए और अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर लड़ाई हो तो फिर वो आर्मी वहां पर जल्दी से पहुंच सके। अब इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था इक्ता सिस्टम। ठीक है, इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था कौन? इक्ता सिस्टम। तो बेसिकली इक्ता सिस्टम में होता यह था कि एक जमीन का टुकड़ा, अब ये जमीन का टुकड़ा बड़ा छोटा हो सकता है ये एक सिंगल गांव हो सकता है 10 गांव हो, और हो सकता है कि इवन 100 गांव हो। तो एक जमीन का टुकड़ा एक व्यक्ति को दे दिया जाता था एज इक्ता, है ना। मतलब किसी व्यक्ति को चिट्ठी आई राजा की कि आपको 100 गांव का इक्तादार बनाया जाता है, और वो 100 गांव अब आपके क्या हैं, वो है आपका इक्ता। ठीक है, These 100 villages are your इक्ता। ठीक है, और आप इस विलेज के कौन हो गए? इक्तादार। ओके, नाउ यू आर द इक्तादार ऑफ दिस पर्टिकुलर विलेज। अब आपकी ड्यूटी क्या है एज इक्तादार? आपकी ड्यूटी क्या है? फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम योर इक्ता। आपको ध्यान रखना है कि आपके जितने सपोज 100 गांव हैं तो 100 गांव का एक एक किसान आपको रेवेन्यू पे करे जिससे कि आप वो राजा को दे सकें। तो पहली प्रॉब्लम सॉल्व हुई। दूसरी जो ड्यूटी थी वो थी मेंटेनिंग अ कंटिंजेंट ऑफ ट्रूप्स। हर इक्तादार के अंडर कुछ ट्रूप्स रहेंगे, है ना। हर इक्तादार के अंडर कुछ ट्रूप्स जो हैं वो रहेंगे, और ये ट्रूप्स राजा के कहने पर, जब आप राजा के कहने पर सर्विस में आएंगे, जब राजा कहेगा इनको यहां जाना है तो वो यहां पे जाएंगे। क्लियर? तो इससे राजा की दूसरी प्रॉब्लम भी जो है वो क्या हो जाती है? सॉल्व। मेंटेनेंस ऑफ आर्मी। अब हर जगह हर गांव में राजा की आर्मी तैनात है, जिसको कंट्रोल कौन करता है? इक्तादार। क्लियर? अब नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं इसको। अब ये इक्तादार को क्या मिलेगा बदले में? इक्तादार को मिलेगी सैलरी विच इज फिक्स्ड, प्लस इस इक्तादार को मिलेगा अलाउंस फॉर मेंटेनिंग हिज ट्रूप्स। ठीक है, तो अब राजा के सामने एक और प्रॉब्लम है कि वो इतनी कैश सैलरी कैसे देगा, है ना। सैलरी की भी तो प्रॉब्लम है। हर इक्तादार को, हर सोल्जर को वो कैश सैलरी नहीं दे सकता है। तो तीसरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती थी? वो इस तरीके से सॉल्व होती थी। सपोज ये बंदा 100 गांव का इक्तादार है ना, ये इसका इक्ता है और ये है इसका इक्तादार। अब इसका इक्ता सपोज 100 रुपीज रेवेन्यू जनरेट करता है। सपोज कर रहे हैं हम सब, ये 100 गांव 100 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। 100 रुपीज ऑब्वियसली नहीं, पर इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ऐसा किया है। 100 रुपीज का रेवेन्यू जो है वो जनरेट करते हैं। अब मतलब इक्तादार 100 रुपए इकट्ठा करेगा। अब क्या करेगा? सपोज इक्तादार की जो सैलरी है वो है 25 रुपीज, और जितनी वो आर्मी मेंटेन करता है उनका खर्चा पड़ता है 25 रुपए। तो जब इसके पास 100 रुपए आएंगे तो ये 25 अपनी सैलरी काटेगा, 25 ट्रूप्स की सैलरी काटेगा, बचेंगे कितने? 50। ये 50 रुपए आगे सुल्तान को बढ़ा देगा। क्लियर?
तो इससे सुल्तान की तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अब, है ना। अब सैलरी भी उसी रेवेन्यू में से निकल जाती है जो इक्तादार कलेक्ट करता है, अंडरस्टूड। इक्तादार जो कलेक्ट करता है उसी में से उसकी सैलरी जो है वो निकल जाती है। अब इस इक्तादारी के कुछ फीचर्स और हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। फर्स्ट फीचर इज इक्ताज वर नॉट हेरिडिटरी, है ना। ये जो इक्ता थे ये हेरिडिटरी बिल्कुल भी नहीं थे, है ना। और इक्तादार वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इक्तादार वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉट अ जमींदार, ध्यान रखना। इक्तादार गवर्नमेंट एम्प्लॉय था एंड ही वॉज नॉट एक्चुअली अ जमींदार। क्लियर है बात। तीसरी चीज, इक्तादार कुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इक्ता टू अनदर, फ्रॉम वन इक्ता टू अनदर। इक्तादार को कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि वो जहां पर रुक गया है वहीं पर जिंदगी भर रहेगा, ना ही ऐसा होगा कि उसका जब वो अगर मर गया तो उसके बेटे को वो इक्ता मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बेसिकली ये जैसे आज सरकारी नौकर होते हैं ना, कलेक्टर, एसडीएम, वैसा हो गया। क्लियर। उसके बाद पांचवी चीज, लॉ ऑफ एस्चीट अप्लाइड टू द इक्तादार्स। लॉ ऑफ एस्चीट जो है इनके ऊपर अप्लाई करता था, ठीक है। लॉ ऑफ एस्चीट अप्लाई करता था, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो भी इन्होंने वेल्थ जनरेट की है ना, इट कुड बी कॉन्फिस्केटेड बाय द सुल्तान, है ना। सपोज इक्तादार की डेथ के बाद सुल्तान डिसाइड करता है कि इक्तादार ने जितनी भी दौलत इकट्ठा की है उस सबको जब्त कर लिया जाए, तो वो भी कर सकता था। इवन जो वेल्थ थी इक्तादार की, जरूरी नहीं था कि वो भी उसकी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो, है ना। तो इक्तादारी एक काफी कठिन पोजीशन थी मेंटेन करना। इक्तादार को इज्जत तो थी बट उसका पूरा जीवन जो है इट वॉज कंट्रोल्ड बाय द सुल्तान, है ना। बार बार इक्तादार को ट्रांसफर किया जाता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिससे कि वो एक जगह पर बहुत पावरफुल ना हो जाए। क्लियर। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। क्लियर है बात। फाइनली इस पर क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से इसको जो है वो लिखेंगे, इसी तरीके से आप बताएंगे कि कैसे इक्ता सिस्टम वर्क करता था और इक्तादार की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो आई होप आपको इस शॉर्ट वीडियो से वैल्यू मिली होगी। ऐसे ही और वीडियोस हम बनाते रहेंगे। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।